हे गाइस, अगर आपको रशिया में आईटी जॉब्स पाने के लिए असिस्टेंस चाहिए या फिर इंडीवर्ल्ड के साथ टाई अप किए हुए रशियन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप, टेलीग्राम या फिर कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे। इसके बारे में डिटेल में जानने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए 2 यूट्यूब लिंक्स को क्लिक कर सकते हैं। हे गाइस, इंडीवर्ल्ड एंटरटेनमेंट के नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीति। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि क्यों कुछ इंडियन स्टार्टअप्स अपने बिजनेसेस को दुबई या सिंगापुर में शिफ्ट कर रहे हैं या वहां रजिस्टर्ड है। मगर ऐसा क्यों है? क्योंकि इंडिया में कॉर्पोरेट टैक्स रेट 34.94% है, जबकि वही चीज सिंगापुर में 17% है। दुबई में भी इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस के लिए फेवरेबल टैक्स रिजीम्स है, स्ट्रॉन्ग लीगल सिस्टम्स भी है और यहाँ स्टार्टअप्स को फ्रेंडली इन्वायरमेंट मिलती है। तो लंबे समय से सिंगापुर को ग्लोबल बिजनेस हब भी माना जाता है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ओपन बिजनेस पॉलिसीज, एक स्किलफुल वर्कफोर्स और एक एडवांस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये कुछ ऐसे फैक्टर्स है जो बिजनेसेस को रिलोकेट करते समय ध्यान में रखा जाता है। अब अगर यूएई की बात करें तो नंबर 1 है इजियर सेटअप ऑप्शंस। तो यूएई में बहुत से फ्री जोन्स है जो स्टार्टअप्स को इंसेंटिव्स ऑफर करते हैं। आपके स्टार्टअप्स को फ्री जोन में सेटअप करने के कुछ बेनिफिट्स: संचालन की कॉस्ट कम, फास्ट ट्रैक कंपनी सेटअप और प्रोसीड्यूर्स, और आपकी इक्विटी में 100% रिटेनमेंट भी मिलेगा। इसके अलावा मोस्ट ऑफ स्टार्टअप्स को कॉर्पोरेट इनकम टैक्स से छूट भी दी गई है, क्योंकि ये अधिकांश एम्प्लॉइज को 15 से 50 साल के पीरियड के लिए वेरियस टैक्स हॉलीडेज भी ऑफर करते हैं। लेकिन अब हमारा भारत भी इस डायरेक्शन में कई स्टेप्स ले रहा है। फॉर एग्जाम्पल, गिफ्ट सिटी एक मल्टीपर्पज सर्विस स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के अकॉर्डिंग गिफ्ट अब दुबई और सिंगापुर में प्रेजेंट इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स के साथ कम्पीट करेगा। गवर्नमेंट ऐसे इनिशिएटिव्स के जरिए बिजनेसेस को टैक्स इंसेंटिव्स और रिलैक्सेशंस देने का काम कर रही है। तो गिफ्ट सिटी का पर्पस क्या था? इंडिया को सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बनना था, लाइक लंदन, सिंगापुर, दुबई और हांगकांग। ये एक ऐसे सेंटर्स है जहाँ पर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस को इंटरनेशनली कैटर किया जाता है। तो ये एक बड़ा हब है। जैसा कि आपको एक शॉपिंग मॉल में सारी चीजों की फैसिलिटी एक ही बार में मिलती है, वैसे ही ये एक ऐसा हब है जहाँ पे हमें सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की फैसिलिटी एक ही जगह मिलेगी, जो कि इंडिया बनना चाहता है। तो चलिए हम वीडियो देख लेते हैं उसमें क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। फिर वीडियो खत्म होने के बाद हम काफी सारे इंटरेस्टिंग कमेंट्स भी पढ़ेंगे। हे गाइस, अगर आप गेम लवर हो तो आपको ये गेम डेफिनेटली ट्राई करनी चाहिए। इसका नाम है द गेम ऑफ 7। ये काफी हद तक इंडियन चेस की तरह ही है और साथ ही ये काफी इंटरेस्टिंग और मजेदार गेम भी है। देन यू शुड डेफिनेटली ट्राई वंस। लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए शुरू करते हैं। गिफ्ट सिटी के बारे में क्या खास है? City. गुड मॉर्निंग हसविंदा। गिफ्ट सिटी इंडिया में एक छोटा सा ओएसिस है जहाँ कई नियम और रेड टेप जो शासन कर रहे हैं भारत के ज्यादातर हिस्सों में लागू नहीं होते हैं। Business in much of India does not apply. अब भारत में इन्वेस्टर्स के मेन कंसर्न्स में से एक ये है कि रुपये पूरी तरह से कन्वर्टेबल नहीं है, Fully convertible. और ऑफ कोर्स लोकल पॉलिसी मेकर्स के लिए रुपये पूरी तरह से कन्वर्टेबल नहीं होने का कारण काफी रिस्की है। वो लिवलीहुड की रक्षा करना चाहते हैं और अत्यधिक करेंसी अस्थिरता को रोकना चाहते हैं। भारत में गिफ्ट एक छोटा सा मार्केट है जहां आप रुपये का ट्रेड फ्रीली कर सकते हैं और इसने पॉलिसी मेकर्स को अनुमति दी है। इसने अलग अलग बैंक्स को ऐसे प्रोडक्ट्स ऑफर करने की भी अनुमति दी है जो अब तक सिर्फ दुबई और सिंगापुर में खरीद जैसी जगहों पर ऑफर किया जा सकता था। ये हेजिंग प्रोडक्ट्स हैं, ये ट्रेड और फाइनेंस वाले प्रोडक्ट्स हैं और काफी सारे डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स भी हैं। इसीलिए काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें और इंटरेस्टिंग फाइनेंशियल एसेट्स जो सिर्फ अब्रॉड में ऑफर किया जा सकते थे वो अब इंडिया में ऑफर किया जा सकता है। इसके अलावा गिफ्ट और कैसे अलग है? इन्वेस्टर्स गिफ्ट में ऐसा क्या कर सकते हैं जो डिफरेंट है? Different. Aslinda, recently for example, इंडियन कंपनीज सिर्फ जा सकती थी और फॉर एग्जाम्पल अब्रॉड से एयरप्लेन्स उतार सकती थी क्योंकि पॉलिसी मेकर्स ने फ्री मार्केट के लिए गिफ्ट रेडी किया है। To be a free market. उन्होंने प्रोडक्ट के डिजाइन की अनुमति दी है जहां आप एक एयरलाइन को उतार सकते हैं और इंडियन कंपनीज को इस तरह के बिजनेस दे सकते हैं अगर आप इसे गिफ्ट के रूप में करते हैं। फॉरेन यूनिवर्सिटीज को लोकल कैंपस स्थापित करने की अनुमति देने के लिए कानून बदले जा रहे हैं। अगर वो इसे फिर से गिफ्ट द्वारा करते हैं तो इससे उन्हें कंट्री में बहुत सारे रेड टेप को बाईपास करने की अनुमति मिलती है। A lot of red tape in the country. ऑफ कोर्स प्लान एक इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर में गिफ्ट क्रिएट करने की है जहां बिजनेस के मामले में विवादों को सही तरीके से हल किया जा सकता है। इसीलिए ऐसे बहुत से डेवलपमेंट्स हैं जिसके बारे में पॉलिसी मेकर्स एक्साइटेड हैं। लेकिन एक बात है जिसे याद रखना है वो ये है कि कई सारे पॉलिटिकल कैपिटल सपोर्टिंग गिफ्ट हैं और ऑफ कोर्स दूसरे प्रोजेक्ट्स प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के फ्लैगशिप प्रोजेक्ट हैं। उन्होंने इस प्रोजेक्ट की बात तब की थी जब वो गुजरात स्टेट के चीफ मिनिस्टर थे। ऑफ कोर्स अब वो प्राइम मिनिस्टर हैं। He's a prime minister. So इसीलिए कई सारी पॉलिसी है और इस प्रोजेक्ट को बहुत सारे पॉलिटिकल सपोर्ट भी मिले हैं।
जिन्नत रोज, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि गिफ्ट के सामने ऐसे कौन से चैलेंजेस हैं? मुझे पता है कि ये बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होने वाला है और वो ये है कि गुजरात अल्कोहल की अनुमति नहीं देता है और कई युवा अधिकारियों को ये पूछा गया है कि उन्होंने वहाँ ड्रिंक किया है या नहीं। लेकिन इसके अलावा हमारे पास सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी है। मेरा कहने का मतलब है कि हमें ये बताइए फ्यूचर में इसे पाने और ठीक से चलाने के लिए उन्हें क्या करना होगा। इरशाद, जब आप फाइनेंशियल हब्स के बारे में सोचते हैं, जब आप लंदन के बारे में सोचते हैं, जब आप सिंगापुर के बारे में सोचते हैं, तो आप इन जगहों की एक्टिविटी के बारे में सोचते हैं। आप हर उस चीज के बारे में सोचते हैं जो आप काम खत्म करने के बाद कर सकते हैं। आप पब जा सकते हैं, आप अपने साथियों के साथ ड्रिंक कर सकते हैं। गिफ्ट करेंटली उस इंफ्रास्ट्रक्चर को अलाउ नहीं करता है। इसके पास उस तरह का क्रिटिकल मास नहीं है। करेंटली वहाँ 20,000 एम्प्लॉयज हैं। पॉलिसी मेकर अथॉरिटीज हैं जिनसे हम बात कर रहे हैं कि लगभग 50,000 एम्प्लॉयज को गिफ्ट मिलेगा तो क्रिटिकल मास अचीव किया जाएगा। लेकिन हम वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे? अब फाइनेंस निश्चित रूप से नोटोरियसली कैपिटल इंसेंटिव है, नेसेसरली लेबर इंटेंसिव नहीं है। इसीलिए अथॉरिटीज ये शर्त लगा रहे हैं कि इतना ही ज्यादा ये नॉन फाइनेंशियल स्थापित होगा। हम कॉन्स्टेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, हम लॉयर्स के बारे में बात कर रहे हैं। हम देखेंगे कि गिफ्ट में लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। क्षमता जिसमें सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जा रहा है, जो वास्तव में एक फाइनेंशियल हब की चर्चा को उधार देता है। हम काफी लोगों को सड़क पर चलते हुए देखेंगे कि कोई गलती ना करे। पहले से ही काफी सारे अच्छे जिम्स हैं जो लोग यूज कर सकते हैं। रोड्स भी काफी अच्छे हैं और काफी बड़े हैं। उनके पास ट्रेन्स की काफी कमी है जिनके लिए इंडियन सिटी जाने जाते हैं। cities are known for. बात बस इतनी है कि हमें गिफ्ट तक आने के लिए लोगों की जरूरत है और यही है जिसके लिए पूरे भारत के पॉलिसी मेकर्स काम कर रहे हैं। पहला कमेंट है आयन। इन्होंने लिखा है वो गिफ्ट सिटी में इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज के रूल को मेंशन करना भूल गई। वुल्फ मोंगोलैंड ने लिखा है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के पास एक चीजों को देखने का अलग ही नजरिया है जो दूसरे पॉलिटिशियंस के पास नहीं है। अभिषेक मंडल ने लिखा है नेक्स्ट फाइनेंशियल हब। रिप्लाई में कॉम्बैक्ट हैमस्टर ने लिखा है तुम्हारे सपनों में इंडियंस को तो नॉर्मल बेसिक टॉयलेट का भी नॉलेज नहीं है, वो तो बाहर शौच करते हैं। रिप्लाई में अभिषेक मंडल ने लिखा है ओह हे होमलेस वेस्टर्न पीपल स्लीप ऑन आउटसाइड स्ट्रीट। ये पता नहीं क्यों लोगों को एक ही चीज बार बार बोलने की आदत है। I mean 1950 की बात को लेकर ये अभी भी बैठे हुए हैं। अरे दुनिया आगे बढ़ गई है, तुम कब बढ़ोगे? इनके पास बस एक ही टॉपिक है कि इंडिया के पास टॉयलेट नहीं है, वो खुले में शौच करते हैं। लगता है जब इंडियंस ने इन्हें भगाया उसके बाद से ये दोबारा इंडिया आए ही नहीं। IH एम्पाल ने लिखा है इंडिया में हर काम को करने में 10 साल लगता है, इसे भी करने में 5 साल लग ही जाएंगे। लेकिन आज की बात करें तो अधिकांश इंडियंस के लिए बहुत मुश्किल भरा समय है ये। संदीपन हलदार ने लिखा है मुंबई में लोगों को हर तरह की छूट है, वो कुछ भी पी सकते हैं, खा सकते हैं और मुंबई इंडिया का सेकंड सेफेस्ट सिटी है। और जिस कंट्री में अल्कोहल प्रोहिबिटेड है वो एक स्टेट है जहाँ कोई नहीं जाना चाहता है। वे तो गुजरात इंडिया का ड्राई स्टेट है। गुजरात में शराब की सेल और कंजप्शन पर बैन है जिससे गुजरात के बहुत से लोग खुश भी है। साथ ही इस अल्कोहल बैन से गुजरात के लोग सेफ फील करते हैं। I mean, अधिकांश लोग। लेकिन अगर किसी को पीते हुए या ड्रंक करते हुए पकड़े गए अगर वो लोग, तो उसे मैक्स टू मैक्स 6 महीने की जेल होगी प्लस 1000 जुर्माना भी देना पड़ेगा। और अगर दूसरी बार पकड़े गए तो जेल का पीरियड करीबन 2 साल तक बढ़ सकता है और फाइन 2000 रुपीज। बहुत से लोग ये भी मानते हैं कि अल्कोहल बैन की वजह है पिछले कुछ सालों में देखा जाए तो इसकी वजह है कि ब्लैक मनी को कंट्रोल में रखना, ताकि लोग इलीगल तरीके से अल्कोहल का ट्रेड ना करें और ब्लैक मनी ना रखें। बहुत से लोग ये भी मानते हैं कि गुजरात में अल्कोहल बैन हुआ है गांधी जी को श्रद्धांजलि देने के लिए, क्योंकि उनका जन्म वहाँ गुजरात में हुआ था। बाय द वे वो ये भी कहते हैं कि अगर आज गुजरात में अल्कोहल बैन हुआ है गांधी जी को श्रद्धांजलि देने के लिए, तो पूरे इंडिया में क्यों नहीं बैन हुआ? पूरे इंडिया में बैन होना चाहिए, बिकॉज इफ गांधी जी वॉज द सन ऑफ गुजरात देन ही इज ऑल्सो द फादर ऑफ द नेशन। बात में तो दम है। अगला कमेंट है मुदित अग्रवाल। इन्होंने लिखा है अल्कोहल पर प्रतिबंध लगाना बहुत रिडिकुलस पॉलिसी डिसीजन है। अगर एक डिसेंट एज लिमिट भी लगाते तो अच्छा होता। स्कूल्स और पूजा स्थानों जैसे जगहों पर शॉप्स को ओपन करने से मना कर दो, इसके टैक्स हाई कर दो, इसके सेल में एक लिमिट लगा दो, लेकिन इसे बैन करने का कोई मतलब नहीं है। इससे सिर्फ नकली शराब, इलीगल सेल और टैक्स की हानि ही होती है। मैं शराब नहीं पीता, लेकिन मुझे लगता है इस पॉलिसी में हमें प्रोग्मेटिक होने की जरूरत है। अगर आप शराब पर प्रतिबंध लगाना चाहते हैं तो आपको इसके बुराइयों को स्कूल में पढ़ाने चाहिए और हैवी ड्रिंकर्स को सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें शर्मिंदा करने की जरूरत है। और गवर्नमेंट को टीवी शोज में और मूवीज में शराबियों की छवि को पॉजिटिव वे में दिखाना चाहिए। नेक्स्ट कमेंट है लास्ट चैंग। इन्होंने लिखा है चाइना अब तेजी से डाउन जा रहा है और क्वाड मेंबर्स में से सिर्फ इंडिया के पास ही एशिया का नेक्स्ट सुपर पावर बनने की क्षमता है। तो आज का वीडियो मैं यहाँ पे खत्म करूंगी और मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।